नमस्कार साथियों। एक प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है हमारे डिलीवर लॉ के टेलीग्राम ग्रुप में। पढ़ देता हूं। ऑन 13 Feb 2003 ए व्यूमन पी lodged an FIR stating that she was working in the kitchen of her house in Bhopal between 5 to 7 एंड की जगह 2 कर लेना 5 to 7 PM when accused A come and finding her alone he held her hand and tried to kiss her. This frightened her and she screamed. Her teenage K reached there and saw accused A running away. Thereafter, her husband H and neighbor reached there, to whom she gave full information about the incident. The accused called the entire case false. एक्यूज ने अपनी डिफेंस में क्या कहा है कि एंटायर केस फॉल्स है, saying that the entire proceeding are motivated by an old dispute between him and woman husband H, decided on the basis of this fact. निर्णित करो इसको इस फैक्ट के आधार पे। हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूँ। 13 फरवरी 2003 को एक महिला पी थी, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई कि वह अपने घर पर 5 से 7 बजे के बीच में किचन में काम कर रही थी। भोपाल में स्थित घर था उसका, उसके किचन में काम कर रही थी। और तभी अभियुक्त ए आया, उसने महिला को अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ते हुए किस चुंबन करने का प्रयास किया। इससे महिला घबराकर चिल्लाई, जिससे उसका किराएदार के वहां पर पहुंचा घटनास्थल पर और उसने अभियुक्त ए को भागते हुए देखा। उसके पश्चात उसका पति आया, पड़ोसी आया फोन करने पर, बुलाने पर, और उनको घटना की संपूर्ण जानकारी दी। अभियुक्त ने पूरी कार्रवाई जो भी एफआईआर वगैरह लॉन्च की है उसको उसके महिला के पति और पी के खुद एक्यूज के मध्य विवाद, कोई पुराना विवाद का रिप्रेजेंट देते हुए कहा कि उससे ये प्रेरित है मामला। वो पूरे मामले को झूठा बताया कि भाई मेरे और इसके पति के बीच में विवाद चल रहा है पुराना कोई, उस विवाद से प्रेरित होने के कारण ये पूरा मामला झूठा है, इसलिए उसने सारे मामले को फाल्स बताया। ये एक प्रॉब्लम है, आई हुई प्रॉब्लम है, डिस्कशन करके देखते हैं क्या है, क्या हो सकता है इस पर। सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ी। प्रॉब्लम पढ़ने के बाद पहले तो सेक्शन डिसाइड करें, क्या क्या काम करना। जैसे क्वेश्चन को आपने रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमारे क्या क्या टारगेट होने चाहिए। फर्स्ट टारगेट की किन सेक्शन के अंतर्गत अपराध बन रहा है। सेकंड टारगेट कि प्राइमा फेसी फैक्ट के आधार पर आप क्या चाहते हैं, किसके पक्ष में डिसाइड करना चाहते हैं, तो किसका फेवर करना चाहते हैं, प्राइमा फेसी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इस स्टेज पर प्रॉब्लम को पढ़ते ही डिसाइड नहीं किया कि इसको एक्यूज के पक्ष में करना है या प्रोसिक्यूशन के पक्ष में डिसाइड करना है पूरे मामले को, तो आपको एक दिक्कत आएगी। और वो दिक्कत होगी कि आप एविडेंस का एप्रिसिएशन करेंगे तो वहां कंफ्यूजन होंगे। कोई एविडेंस, जब आप एविडेंस की स्टेज पे एविडेंस कर रहे होंगे तो उस एविडेंस को एक्यूज के पक्ष में स्ट्रॉन्ग दिखा दोगे तो फिर प्रोसिक्यूशन के पक्ष में मामला डिसाइड करने में दिक्कत आएगी। और अगर आपने प्रोसिक्यूशन के पक्ष में स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखा दिया तो फिर आप एक्यूज को एक्विटल नहीं कर पाओगे। तो आपके प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन या डिफेंस दे रहा है और जो आप एविडेंस का एप्रिसिएशन करोगे उसमें कंट्राडिक्शन वाली बात आए। ऐसा लगेगी कि ऑन डॉक्यूमेंट तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस था पर आपने उसको एक्विटल करार दे दिया। इस प्रकार की दिक्कत से बचने के लिए आप प्राइमा फेसी ही प्रॉब्लम पढ़ते ही ये डिसाइड कर ले किसके पक्ष में इसको लेके जाना है। मैं दोबारा फैक्टों पे चर्चा कर रहा हूं। महिला थी, भोपाल स्थित घर में रसोई के अंदर थी। शाम को 5 से 7 बजे के बीच एक व्यक्ति आता है, वो उसको महिला को घर में अकेला पाता है और महिला का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसको किस करने का प्रयास किया। हाथ पकड़ा है, जबरदस्ती किस करने का प्रयास किया। यहां से सेक्शन बनाना शुरू हो जाता है। क्या किया हमने, एक तो एक वुमन थी, महिला थी, उसका हाथ पकड़ा है, दूसरा उसको किस करने का प्रयास किया है। ठीक है, जबरदस्ती किया है, क्रिमिनल फोर्स का उपयोग हुआ है। आगे बात करते हैं। फिर
जैसे ही उसका किराएदार उस महिला के मकान में और कोई किराएदार रहता था, वो महिला चिल्लाई, उसको हाथ पकड़ के किस करने का प्रयास किया, महिला चिल्लाई तो वो भागने भागने लगा, तो उसका किराएदार ने उसको भागते हुए देखा, एक्यूज। अब यहां महिला के घर में भी एक्यूज ने प्रवेश किया है, तो एक क्या है, एक्यूज एंटायर हुआ है अपराध करने के पर्पज से, किसके घर में, वुमन के घर। और क्या हो सकती है समस्या, एक्यूज ने अपना डिफेंस बता दिया कि सब हम, मेरे और उस महिला के पति के बीच में पुराना विवाद था, उस विवाद के रिगार्डिंग ही ये झूठी एफआईआर लॉन्च कराई गई है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, उसने अपनी बात रख दी है। ठीक है, अब सेक्शंस लगाना शुरू करें। वुमन, हैंड पकड़ा, किस किया, क्या होगा, कुछ याद आ रहा है, आईपीसी में कोई सेक्शन हो इसके रिगार्डिंग डील करता हो, 354 के आसपास देखें, आया याद कुछ, नहीं आया, चलो 354 को पढ़ के बताता हूं मैं। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग, को जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के इंटेंशन से, यह संभाव्य जानते हुए कि इससे स्त्री की लज्जा भंग होगी, उस पर क्या कर रहा है, एक तो हमला कर रहा है, असोल्ट कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, आपराधिक बल का यूज कर रहा है, आपराधिक बल का। ठीक ऐसा ही हुआ था, हाथ पकड़ के उसने जबरदस्ती महिला को दीवार वगैरह पे हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है, और उस पर हमला करा। हमला कौन सा, लैंगिक हमला, सेक्सुअल असोल्ट। उस हमला करते हुए उसको किस क्रिया करने का प्रयास किया, जो लेडीज की क्या होती है, इंटेंटिंग टू आउटरेज हर मोडेस्टी, कि उसकी लज्जा भंग करने के आशय से, किसी महिला को उसकी इच्छा के बिना आप किस कर रहे हो, उसका लज्जा भंग करने के आशय से आप उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। तो यहां से तो हमें समझ में आ गया कि जो ये किस वाला था, इसमें एक तो आपराधिक बल का प्रयोग हुआ, हमला किया, तो सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी यहां पर एक क्राइम बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये सेक्शन 354 के अंतर्गत ट्राइबल होगा। एक एक्यूज अपराध करने की दृष्टि से एंटायर हुआ वुमन के प्रीमाइसेस में, कौन सा सेक्शन बनेगा, गृहतिचार। कुछ याद आया, कहां से शुरू होते हैं, 448 से शुरू होता है क्या, इसकी लिमिट कहां से, ये अपराध किसी के घर में घुसकर करते हैं जो, 441 से शुरू होते हैं, देखो, आपराधिक अतिचार, आपराधिक अतिचार, गृहतिचार। गृहतिचार में क्या है कि किसी निवास, तंबू, जलयान में, किसी ऐसी संपत्ति में जो कोई व्यक्ति निवास के लिए उपयोग में लाता, उसमें प्रवेश करते हो, प्रवेश तो किया है, 442 का अपराध तो बनता है 442 का, पर इसने कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए क्या किया है, क्रिमिनल हाउस ट्रेस पास किया है। कोई कारावास से दंडनीय अपराध है 354, उसको करने के इंटेंशन से क्या किया, हाउस ट्रेस पास किया। तो मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन 451 यहां पर लगना चाहिए, क्योंकि महिला के घर में अपराध करने के आशय से आपने प्रवेश किया है, तो 451 के अंतर्गत आपका ट्रायल होना चाहिए। दो सेक्शन से जो मुझे लगना चाहिए कि ये दो सेक्शन लगते हैं, और भी कोई सेक्शन हो सकता है, कोई फैक्ट है प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो और कोई सेक्शन भी अगर आपको लगता है लगा सकते हो। कोशिश करो कि अगर दो ही सेक्शन में मामला कवर हो रहा है तो वही कम से कम करो, क्योंकि आपको हर सेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी अपराध की लैंग्वेज में प्रोकर कन्विक्शन करना होगा। और जब हम एविडेंस का एप्रिसिएशन करेंगे, वहां ये छोटी छोटी चीजें, अगर एक भी पॉइंट स्लिप खाया तो वो सेक्शन हट जाएगा, हमारे चार्ज लगाया उसके, उसकी लेवल से कन्विक्शन करने की लेवल तक चेंज हो जाता। अब हमारा डिसाइड हो गया कि एक तो ऑफेंस अंदर कौन से सेक्शन में किया है, 354 एंड 451 ऑफ आईपीसी, ये हमने प्रॉब्लम पढ़कर डिसाइड कर लिया। अब
प्राइमा फेसी फेवर किसका लेना है, क्योंकि हमें एविडेंस का एप्रिसिएशन करना है, तो यही डिसाइड करेंगे कि किसके पक्ष में इस पूरे मामले को लेकर जाना। महिला कह रही है, एफआईआर दर्ज करा रही है कि 5 से 7 बजे के बीच में मैं घर पे थी, मुझे किस करने का प्रयास किया। वुमन सामान्य रूप से झूठी एफआईआर नहीं कराती जब तक कि उनका पर्सनल किसी से दुश्मनी ना। ठीक है, आजकल आप देख रहे हो कि कई मामलों में झूठी एफआईआर लॉन्च करवाई जा रही है, रेप का हो या किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस की हो, झूठी एफआईआर का प्रचलन बढ़ गया। पर सामान्य रूप से महिला के अगेंस्ट ऑफेंस है, तो हमारा कोशिश रहनी चाहिए कि 90% मामलों में वुमन के फेवर में ही मामला डिसाइड करें, क्योंकि वुमन के अगेंस्ट जो भी अफेंस होते हैं उनका नेचर बहुत सीरियस होता है, और आप इतना सीरियस नेचर है, वहां पर आपको सफिशियंट एविडेंस मिल रहा है, महिला कह रही है, महिला का स्टेटमेंट एफआईआर है, और उसका टीनेंट भी आकर प्रेजेंस मौके पर अभियुक्त को एक्यूज को भागते हुए देख रहा है, तो ये एविडेंस सफिशियंट है कन्विक्शन करने के लिए। बट एक्यूज भी ये बोल रहा है कि मेरे और महिला के पति के बीच में पुराना विवाद है, पुराना विवाद है, इस कारण महिला ने झूठी एफआईआर कराई और पूरे मामले को उस पुराने विवाद के रिगार्डिंग दुश्मनी या प्रतिशोध के बदले से की हुई कार्रवाई बताया। हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्यूज के पक्ष में भी फेवर कर सकते हैं। एक्यूज के पक्ष में फेवर करेंगे तो हमें दो चीजों को क्रॉस करना होगा कि एक्यूज के पक्ष में फेवर किया अगर हमने, तो दो चीजें हमारी बाधा है इस प्रॉब्लम में। एक तो वुमन का स्टेटमेंट जिसने कहा कि मेरे साथ अफेंस हुआ, दूसरा उस टीनेंट ने जिसने हमें भागते हुए देखा एक्यूज को, उस टीनेंट का स्टेटमेंट हमारे हमें दिक्कत करेगा। वुमेन के स्टेटमेंट के लिए तो यही मामला काफी है कि 10 साल पुराना मामला था, इसलिए वुमन ने 10 साल पुराना जो विवाद था या पुराना जो भी विवाद था पुरुष के उसके वुमन के हस्बैंड के बीच में और एक्यूज के बीच में, उसको हम ग्राउंड बना के वुमन के स्टेटमेंट को तो खारिज ही कर देंगे कि वो पुराना विवाद था, इसलिए इसने झूठी एफआईआर लॉन्च करवाई। टीनेंट का स्टेटमेंट कि उसने भागते हुए देखा, तो इसको कैसे हम अगर एक्यूज के फेवर लेना चाहें तो हम टीनेंट के पक्ष में कैसे इसको डिसाइड कर, टीनेंट के स्टेटमेंट को कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। टीनेंट ने भागते हुए देखा मतलब पीछे से देखा होगा, आगे से तो देखा नहीं, व्यक्ति भाग रहा है तो आप पीछे से ही देखते हो उसको, और हम टीनेंट से टीआईपी करवा देते हैं, सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट। और टीआईपी जब एक्यूज की कराएंगे तो वहां टीनेंट एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर देगा, मतलब पहचान नहीं पाएगा, टीआईपी में एक्यूज को पहचान नहीं पाया, तो यहां से टीनेंट का स्टेटमेंट भी रिवर्ट हो सकता है। तो अगर हमें एक्यूज के फेवर में करना है तो वुमन को तो कर देंगे कि पति के मध्य विवाद था इसलिए झूठी एफआईआर कराई, टीनेंट का कर देंगे कि टीआईपी में एक्यूज को पहचान नहीं पाया। भाई अगर टीनेंट कह रहा है कि उसने अभियुक्त को भागते हुए देखा, तो जब टीआईपी हुई, थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई, तो वहां आप एक्यूज को क्यों नहीं पहचान पाए, आपने भागते हुए देखा है, तो नेचुरल रूप से आपको पहचान लेना चाहिए था। 5 से 7 का टाइम, ऐसा नहीं होता बहुत अंधेरा है और घर के किचन में काम कर रहे हैं तो नेचुरल रूप से उजाला था ही घर में, तो इस आधार पे हम दोनों का स्टेटमेंट कर सकते हैं। पर मेरा सीधा सा सजेशन है, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रॉब्लम पढ़ के आप किसके फेवर में जाना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम से ही समझ लो कि हमें इसके फेवर में भी जा सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि हम किसके फेवर में जाएंगे, विक्टिम के फेवर में, विक्टिम के फेवर में जाएंगे, या फिर दूसरी की प्रोसिक्यूशन के फेवर में, कुछ भी बोल लो, प्रोसिक्यूशन के फेवर में बोलो या विक्टिम के फेवर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्यूज के फेवर में जाने के लिए तो मैंने सफिशिएंट एविडेंस बता दिया, विक्टिम के फेवर में जाने में दोनों का स्टेटमेंट, एक तो विक्टिम का खुद का और टीनेंट का स्टेटमेंट था, उनको इरिबिटेबल रहे ये शो कर देंगे तो वो कन्विक्शन करने के लिए काफी है। और वहां पर भी एक चीज दिक्कत करेगी, वो 10 साल पुराना विवाद को, तो वहां एविडेंस के एप्रिसिएशन के स्टेज पर बताऊंगा कि क्या इसका अल्टरनेट निकल सकता है। अभी मामला शुरू करें। अब मेरा ये मानना है कि वुमेन्स के अगेंस्ट अपराध है तो आप 90% कन्विक्शन की ओर बढ़े, क्योंकि ये सीरियस नेचर का अपराध होता है। कोई महिला आकर थाने में एफआईआर करा रही तो वो झूठी एफआईआर नहीं करवा रही। शुरू करें। हमने दो चीजें डिसाइड की है अभी कि एक तो आईपीसी के सेक्शन 354 और 451 में मामला चार्ज फ्रेमिंग करने हैं,
और दूसरा हमें इसको प्रोसिक्यूशन के पक्ष में डिसाइड करना है, क्योंकि वुमेन्स के अगेंस्ट अपराध। ट्राइबल किसके द्वारा होगा? कहाँ जाएंगे ट्राइबल देखने के लिए? सीआरपीसी की शेड्यूल देखेंगे। 354 तो मेरे हिसाब से कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल हो सकती है, और 451 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो अगर आप चाहें, आपको लग रहा है डाउट है कि कौन सा है कौन सा नहीं, तो आप सीजीएम से ट्रायल करवा लो, ज्यादा ठीक है। अगर आप सीजीएम से भी नहीं करवा रहे हो तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ट्रायल करवा लो। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग भोपाल, क्योंकि मामला मैंने भोपाल का शो किया है तो भोपाल लिख देंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लिखेंगे? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भोपाल, ठीक है। अब माननीय जज साहब का नाम, तो यहां लिख दें प्रिजाइडिंग ऑफिसर माननीय गौरव मित्तल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर केस नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर। कैसे लिखते हैं? आगे कोई भी केस नंबर डाल देते हैं, जैसे 214। हमें एफआईआर किस साल की है? एफआईआर 2003 की है, 13/2/2003 हमने एफआईआर पे लिखा हुआ है। तो हम इसको 2005 में डिसाइड कर देते हैं, यहां लिख देते हैं 2005। तो 200, हाँ सॉरी, 2003 का है ना, तो केस नंबर 2003 का ही डलेगा भाई, केस नंबर 2003 का। जजमेंट वाली तारीख 2005 की करेंगे, ठीक है। तो 214 2003 का ये केस नंबर है। किस किस के अगेंस्ट केस है? यहां लिखेंगे स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट, यहां पार्टीज को लिख रहे हैं ना, पार्टीज, तो यह पार्टीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखो स्टेट ऑफ एमपी। ये तो कौन हो गया? वादी हो गया। वर्सेज एक्यूज का नाम क्या रखा हमने? ए रखा है, मिस्टर ए। एज लिख दो कि ये किस विष का ऑफेंस कर रहा है, तो 30-40 की एज में होगा, मैं 30 लिख देता हूं, ठीक है। और भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ का निवासी है भोपाल मध्य प्रदेश का, इसको लिख देते हैं प्रतिवादी, प्रतिवादी, ठीक है। आगे चले, अब क्या होगा? अब हेडिंग डालेंगे कि अपराध अंतर्गत, यहां क्या लिखेंगे? अपराध अंतर्गत धारा 354, 451 ऑफ, सॉरी, 451 भारतीय दंड संहिता 1860, ये आपका हेडिंग हो गया। प्रेजेंस, कौन कौन उपस्थित है? तो यहां तो लिखेंगे मिस्टर सुरेश ओला, एपीओ, किसकी तरफ से? प्रोसिक्यूशन की तरफ से, या यहां डायरेक्ट लिख लो स्टेट की तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट की तरफ से लिख दो, चाहे आप वादी की तरफ से लिखो, प्रोसिक्यूशन की तरफ से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और यहां लिखेंगे मिस्टर रमेश ओला, सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, किसकी तरफ से? एक्यूज की तरफ से, ओके। नेक्स्ट स्टेप, यहां से शुरू करेंगे निर्णय। जहां निर्णय लिखते हो सेम लाइन में यहां डेट लिखो कि किस तारीख को आप निर्णय लिख रहे हो, डेट लिखोगे। मैं लिख देता हूं 07/07/2005 में हम जजमेंट कर रहे हैं, 07/07/2005। क्या लिखेंगे अब? फैक्ट शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमें चार्जशीट
एफआईआर, दोनों के बारे में चर्चा करनी। पहले तो हमें चार्जशीट की, सबसे पहले चार्जशीट की चर्चा करनी होगी। यहां लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ओ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ओ नाम दे दिया। ओ ने चार्जशीट, चार्जशीट नंबर जो भी आप लिखना चाहें मैं लिख देता हूं, 021/2003। उसी साल की थी तो हम लिख देते हैं कि 021/2003। थ्रो, हिंदी में लिखे तो जरिए, थ्रो एपीओ, इस आशय की पेश की, इस आशय की प्रस्तुत की, पेश की भी लिख सकते हो, प्रस्तुत की, किया की, अभियुक्त ए ने, अभियुक्त, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अभियुक्त ए ने 13/2/2003 को शाम 5 से 7 बजे के बीच अभियोक्त्री प्रोस, इसका नाम, जो भी महिला है विक्टिम है उसका नाम पीड़ित, अभियोक्त्री पी लिख देते हैं, प्रोसिक्यूट, ठीक है ना, जो भी पीड़ित है वो प्रोसिक्यूट, जो अभियोक्ती विक्टिम है उसको पी नाम दे दिया हमने। ठीक है, पी के घर में घुसकर, ए ने 13/2 को 5 से 7 के बीच में पी के घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। ठीक है, मैं बोल बोल के बताता रहता हूं, आप देखते रहना, लज्जा भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। हमें एविडेंस का एप्रिसिएशन पे काम करना है कि एविडेंस को कैसे एप्रिसिएशन करना है ताकि उसको कन्विक्ट और एक्विटल कर। तो लज्जा भंग करने का प्रयास किया, करने का, लज्जा भंग करने का अपराध मैं धारा 354, 451 आईपीसी करना पाया गया। चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बता दिया कि भाई हमने तो जो इन्वेस्टिगेशन करा उसमें एक्यूज ए था, वो महिला पी के घर में घुसा 13 तारीख को 5 से 7 के बीच में, और उसने वहां घुसकर महिला की लज्जा भंग की, जो आईपीसी के 354, 451 में अपराध बनता है। ये चार्जशीट के फैक्ट हमने जो कोर्ट के सामने आए वो लिख दिए कि चार्जशीट में तो 354, 451 का अपराध बनना पाया जा रहा है। अब हमें क्या लिखना है कि अभियोक्त्री पी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर के फैक्ट ब्रीफ में लिख दो कि अभियोक्त्री पी ने क्या एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसको भी शॉर्ट में लिख दो कि अभियोक्त्री पी ने 13/2/2003 को 6:55 पर एफआईआर नंबर 104/2003 दर्ज करवाई, और जिसमें वो फैक्ट ब्रीफ में लिख देंगे कि वो घर में काम कर रही थी, पी आया, तो सॉरी, एक एक्यूजे आया, उसने हाथ पकड़ा, किस करने का प्रयास किया, वह चिल्लाई, टीनेंट आया, टीनेंट ने देखकर भागकर जो भी किया, वो हमें शॉर्ट में 2 लाइनों में खत्म कर देना कि ये मामला था। एफआईआर के अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई। अब क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप आएगी कि आरोप पत्र और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं? तो एक तो चार्जशीट होगी, यहां तो ये आरोप पत्र आ गया, प्रस्तुत किए दस्तावेज में एफआईआर आ गई, मौका मुआयना रिपोर्ट कि वो इंसिडेंट जो पैलेस ऑफ इंसिडेंट था उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, यहाँ की चिंता, यहाँ ये था, यहां से वो पूरा एक जो घटना स्थल का रिपोर्ट तैयार की जाती है, मौका मुआयना, उस पूरे घटना स्थल को बनाया जाता है, वो प्रस्तुत कर दो। अब यहां से कोई हमें
किसी प्रकार की बरामदगी तो होनी नहीं है कि कोई चाकू था, अमला उसको बरामद करें। तो यहां इतना काफी है, सफिशियंट है इतना। ठीक है। उसके बाद तो हम क्या लिखेंगे, आरोप पत्र, एफआईआर और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात कोग्निजेंस लेगा न्यायालय किसका, आईपीसी की धारा 354 और 451 के ऑफेंस बनना पाया जाता है, और जिसका संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है, तो उसने संज्ञान ले लिया। कोग्निजेंस की स्टेज यहां पर आ गई। क्योंकि मैं फॉर्मेट बता चुका हूं इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहता। आपने कोग्निजेंस ले लिया, कोग्निजेंस में भी दोनों सेक्शन लिखने हैं। ठीक है, 354 और 451 का आपने कोग्निजेंस लिया है, और आप उसका कोग्निजेंस लेने के लिए सक्षम थे, इसलिए आपने उसका कोग्निजेंस लिया है, ये मेंशन कर। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, याद है क्या है नेक्स्ट स्टेप, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी। एक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का चार्ज आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। ओके, डन। दोनों पक्षों का चार्ज आर्ग्यूमेंट सुना, और दोनों पक्षों ने आरोप पत्र और साक्ष्य के आधार पर, प्रोसिक्यूशन ने तो क्या कहा कि आरोप पत्र और साक्ष्य के आधार पर हमारा मामला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होता है। बचाव पक्ष ने वही बात दोहराई कि 10 साल पुरानी दुश्मनी है, उसका बचाव करने के लिए, उसका प्रतिशोध लेने के लिए ये ने कहा कि पुरानी दुश्मनी है, उसका बचाव करने के लिए 10 साल पुरानी यहां लिखे ना, क्योंकि मैंने शायद प्रॉब्लम में भी मेंशन नहीं करी, इसको एविडेंस के एप्रिसिएशन में काम में ले ली। तो पुरानी दुश्मनी है और उसके आधार पर मामला झूठा बताया। तो चार्ज आर्ग्यूमेंट में दोनों को एक एक लाइन में खत्म कर दो। अभियोजन ने तो अपना मामला चार्जशीट और साक्ष्य के आधार पर साबित होना बताया, और डिफेंस ने या एक्यूज पक्ष ने पूरे मामले को कोई पुरानी दुश्मनी के आधार पर फॉल्स प्रोसीडिंग बताते हुए उसको झूठा बताया पूरे मामले। चार्ज आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद यहां पर चार्ज फ्रेमिंग। अब देखो, चार्ज फ्रेमिंग एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मामला बनता है। आपको अगर सेपरेट चार्ज फ्रेमिंग पूछे तो आपको पूरा चार्ज फ्रेमिंग का जो एक पेज का फॉर्मेट होता है उस पूरे फॉर्मेट को लिखना हो। पर जब आप पूरा जजमेंट कर रहे होते हैं तो वहां आपको यही लिखना है कि न्यायालय ने चार्ज बहस सुनने के पश्चात, सुनना शब्दों को, आफ्टर हियरिंग चार्ज आर्ग्यूमेंट एंड ऑल द एविडेंस डॉक्यूमेंट एंड कंडीशन जो मजिस्ट्रेट के सामने शो हो रही थी, उनको देखने के पश्चात या उनका अवलोकन करने के पश्चात, ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात, आरोपी पर, आरोपी ए पर धारा 354 451 आईपीसी के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। ठीक है, आरोप विरचित किए गए, और उन आरोपों का विचारण करने के लिए न्यायालय सक्षम है, ये बात आपने लिख दी। कितना लिखना है बात, कि न्यायालय ने चार्ज बहस सुनने के पश्चात उसके समक्ष सभी साक्ष्य, सभी दस्तावेज और सभी परिस्थितियों पर का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी ए पर आईपीसी के सेक्शन 354 451 के आरोप विरचित किया। अभियुक्त ए के विरुद्ध आईपीसी के सेक्शन 354 451 के आरोप विरचित किए, और वो उपरोक्त अपराधों के विचारण करने के लिए सक्षम है। उसकी कंपिटेंसी को जरूर मेंशन करना है। ठीक है, संज्ञान के स्टेज पे हमने एक बात नहीं लिखी कि ये संज्ञान बाधित नहीं है, वो भी आप संज्ञान के स्टेज पे लिखे, अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, संज्ञान के स्टेज पे क्या लिखना है, जब कॉग्निजेंस लेगा कि ये टाइम बार्ड नहीं था कॉग्निजेंस, क्योंकि कॉग्निजेंस के लिए लिमिटेशन दे रखा है सीआरपीसी में, लास्ट 467 468 में वहां दे रखा है जो टाइम पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम बार नहीं था, ये बात आप मेंशन कर। आगे बढ़ने नेक्स्ट स्टेज,
अब आपने चार्ज फ्रेमिंग कर दिया। चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर बात करते हैं। अच्छा, चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद हमें एक्यूज से पूछना भी अब है कि आप गिल्टी करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ 354 451 के चार्ज आपने लिख लिए, नोट कर लिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाने हैं, समझाने हैं और पूछना है कि क्या वो इन आरोपों को स्वीकार करता है या फिर विचारण चाहता है। तो फिर अभियुक्त उपरोक्त सभी आरोपों को डिनाइल करेगा, नकारेगा और ट्रायल की डिमांड करेगा। फिर आपको अभियोजन साक्ष्य लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, अभियोजन साक्ष्य, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या क्या पेश करवाएंगे, एक तो हमें पीड़िता को पेश करवाना है। अभियोक्त्री बोल दो या पीड़िता बोल दो, पीड़िता को हमने पी नाम दिया था, ठीक है। इसको हम क्या बनाएंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 PW1 के रूप में। फिर किराएदार, किराएदार को के लिख देता हूं और इसको प्रोसिक्यूशन विटनेस 2। पति को पेश कर सकते हैं, पति आया, पति को उसने पूरी घटना सुनाई और घटना सुनाने के बाद आप एफआईआर दर्ज करवाने गए, पर यहां पर पति को हम नहीं ले तो भी हमारा कोई खास नुकसान नहीं है, क्योंकि पति के लेने से क्या होगा कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन वो बात वहां करेगा। एक्यूज क्या, जैसे हमने पीडब्ल्यू के रूप में हस्बैंड को ले लिया, यहाँ पति को लिया, पति एच था और PW3 के रूप में हमने ले लिया। अब इससे क्रॉस एग्जामिनेशन किस बात की जाएगी, क्योंकि ये तो एफआईआर कराने गया था और एफआईआर 5 से 7 बजे के बीच में अपराध घटित हुआ, तो एग्जैक्ट 7 बजे 6:55 पे एफआईआर दर्ज होगी। तो एफआईआर में डिले तो था नहीं, डिले होता तो यहाँ पति को भी हम क्रॉस एग्जामिनेशन में ले लेंगे। पति से क्रॉस एग्जामिनेशन क्या करेगा एक्यूज, कि भाई तेरे और मेरे बीच में विवाद था, पुराना विवाद था ना। तो हाँ, यहाँ पर पति से यही क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में किया जा सकता, पति उसको एक्सेप्ट करे या डिनाइल करे, यही इतना सा बनेगा। ये तो हम पीड़िता से भी, विक्टिम से भी क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकते हैं कि क्या आपके पति के और मेरे बीच में पुराना विवाद नहीं था। तो क्यों हम एक एविडेंस एक्स्ट्रा लें और इस एक्स्ट्रा एविडेंस के कारण हमें 4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखना पड़े। तो यहां हम पति को नहीं लेंगे, बचने का प्रयास करें, कम से कम एविडेंस लेने का प्रयास करें, ठीक है। तो मैं पति को मिटा देता हूं। अभी हमें अनुसंधान अधिकारी को भी लेना है। हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अनुसंधान अधिकारी है, उसका एविडेंस करा दो और एक ही बात लिखा दो उससे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर PW3, उससे एक ही बात कहो कि वो इतना सा ही आके कहे कि संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया था, विधि के अनुकूल किया गया था, बस इतना सा स्टेटमेंट करा दो। ये ठीक लगता है, आप एक अच्छा जजमेंट पढ़ेंगे। देखो, हर जज अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जजमेंट लिखता है, किसी का भी जजमेंट एक दूसरे से 100% मैच नहीं कर, पर उनका डेली रूटीन का काम होता है, वो कोई छोटी मोटी बातें छूट भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम अगर छोटी से छोटी बातें भी नोट करेंगे तो चेक करने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इसको हर छोटे पॉइंट की नॉलेज है। तो हम 3 लोगों का एक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्रोसिक्यूशन विटनेस हमने बता दिए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या क्या है। विटनेस हमने कौन कौन पेश किए, PW1 पीड़िता को, PW2 किराएदार को, अनुसंधान अधिकारी PW3 को। एग्जिबिट में क्या क्या पेश करेंगे कि पहले तो एफआईआर पेश करेंगे। एफआईआर को क्या डालेंगे, एग्जिबिट P1, प्रोसिक्यूशन की तरफ से एग्जिबिट P1 थी। चार्जशीट, क्योंकि चार्जशीट के ऊपर अनुसंधान अधिकारी चार्जशीट के ऊपर ही बोलेगा कि चार्जशीट में सभी मामले की इन्वेस्टिगेशन विधि के अनुकूल किया गया, तो उसको भी एग्जिबिट P2 के नाम से कर सकते हो। हालांकि मेरा यह मानना है कि चार्ज
एग्जिबिट में ना शो करे। ठीक है, सीधा ही स्टेटमेंट दिलवा दे कि संपूर्ण अनुसंधान अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया। अब एक एक का एविडेंस बोलता हूं, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि समय लिखने में एक्स्ट्रा लग जाता है। क्या होगा सबसे पहले कि विक्टिम P1, विक्टिम PI PW1, ओके, मैं एक मिनट वेट करना। चलो, हम क्या कर रहे थे, विक्टिम P का स्टेटमेंट करवाते थे। विक्टिम P ने खुद को PW1 के रूप में उपस्थित करते हुए एग्जिबिट P1 को प्रदर्शित करवाया। एग्जिबिट P1 क्या है, FIR, और अपने साक्ष्य में FIR के तथ्यों को दोबारा दोहराया। जो फैक्ट उसने FIR में बताए थे उनको वापस दोहराया। क्रॉस एग्जामिनेशन में, हिंदी में जिरह लिख सकते हो, इंग्लिश में क्रॉस एग्जामिनेशन में यह बात को एक्सेप्ट करती है कि अभियुक्त ए, क्योंकि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन में वो बात भी तो जो एक्यूज कह रहा था कि मेरे और उसके पति के बीच में विवाद था, और हमने उसके पति को विटनेस के रूप में नहीं लिए, तो यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें ये बात करवानी पड़ेगी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को एक्सेप्ट करती है कि अभियुक्त ए और उसके पति एच के मध्य 10 साल पुराना एक विवाद था। क्रॉस एग्जामिनेशन में किस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जो विक्टिम है ए, सॉरी विक्टिम क्या है, पी, विक्टिम पी है और इसका हस्बैंड कौन है, एच है। तो एच के और जो एक्यूज है ए, इन दोनों के मध्य 10 साल पुराना विवाद होना स्वीकार किया क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहां हमने इससे स्वीकार करा दिया कि 10 साल पुराना विवाद था। ठीक है, क्योंकि एक्यूज बोल रहा है, झूठा आरोप तो नहीं। अगर आप एक्यूज की बात को यहाँ प्राइमा फेसी उड़ा दो कि नहीं नहीं एक्यूज ने झूठा आरोप लगाया, तो फिर क्या मतलब निकला पूरी प्रॉब्लम में एक्यूज के इस पक्ष को एग्जामिनर के द्वारा देने को कि एक्यूज ने पुराना विवाद को उठाया। एक्यूज का कोई स्टेटमेंट अगर पूरी प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया है तो एक्यूज के स्टेटमेंट को प्रॉपर वेटेज देना है। ये तो आमतौर पर जितनी भी प्रॉब्लम दी जाती है 70% प्रॉब्लम में केवल प्रोसिक्यूशन का की बातें ही बताई जाती है, एक्यूज की तरफ से कोई बात ही नहीं बोली जाती। अगर एक्यूज की तरफ से कोई भी बात बोली गई है तो उसको प्रॉपर वेटेज देना है। तो यहां हमने उसने कहा कि मेरे और महिला के पति के बीच में विवाद था, तो यहां विवाद को क्रॉस एग्जामिनेशन में PW1 या विक्टिम के द्वारा एक्सेप्ट करवा दिया कि हाँ मेरे पति के और इस व्यक्ति के विरुद्ध के मध्य 10 साल पुराना एक डिस्प्यूट था, इसको यहां पर एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, और क्या था कि एक डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट किस मामले का था कि एक्यूज के विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी 107 116 की, CRPC 107 116 की कार्रवाई चल रही थी, और मेरे पति ने एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस दिया था जिस पर एक्यूज ने मेरे पति से दुश्मनी रखता। तो वहां पर एक विवाद हो गया था 10 साल पुराना, किस बात को लेकर कि एक्यूज के खिलाफ विक्टिम के हस्बैंड ने एविडेंस दिया था 107 116 की जो इंक्वायरी चल रही थी एक्यूज के अगेंस्ट। उस मामले में एक विक्टिम की हस्बैंड ने एविडेंस दिया था, उसको लेकर 10 साल पुराना कोई डिस्प्यूट था। ठीक है, और कोई आमने सामने का डायरेक्टली किसी दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं था। आमने सामने का किसी प्रकार के विवाद से इनकार कर दिया उसने कि हमारे बीच में कोई डायरेक्ट किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं था, 10 साल पुराना विवाद था, और एविडेंस दिया था मेरे पति ने इस व्यक्ति के खिलाफ। तो इस कारण ये मेरे पति से दुश्मनी रखता था। उस समय थोड़ा बहुत हमारा गाली गलौज वगैरह हुआ था या उसने मेरे पति को अपशब्द कहे थे, ऐसा एक एविडेंस मैंने शो करवा।
क्यों करवाया? क्योंकि डायरेक्ट अगर डिस्प्यूट शो करते और बहुत नजदीक का डिस्प्यूट शो करते तो इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं ये बात उत्पन्न होती कि ये झूठी एफआईआर तो नहीं करवाई महिला ने। अब 10 साल पुराना डिस्प्यूट बताया और एविडेंस के रिगार्डिंग डिस्प्यूट बताया है तो हमें कन्विक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। जब एविडेंस का एप्रिसिएशन करेंगे ये बात वहां पर काम आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे चर्चा करते हैं। PW1 का पूरा विटनेस हो गया और वो क्रॉस एग्जामिनेशन में एविडेंस जो एफआईआर के तथ्य थे उनसे किसी प्रकार से रिबट नहीं हुई है। बस उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में यह एक्सेप्ट किया कि 10 साल पुराना डिस्प्यूट था मेरे पति और उस व्यक्ति के बीच में। सीआरपीसी 107 116 की कोई इंक्वायरी के रिगार्डिंग मेरे पति ने इस एक्यूज के अगेंस्ट में एविडेंस दिया था जिसके कारण इसने मेरे पति को कुछ अपशब्द कहे थे। एक वो पुराना विवाद। अब कौन आएगा? टीनेंट आएगा। टीनेंट PW2। PW2 आया। PW2 को हम के नाम दिया। के आकर अपने एविडेंस में क्या कहेगा कि उसने PW1 के चिल्लाने की आवाज सुनी। यहां PW1 ही के संबोधित करें, ठीक है, क्योंकि अब विटनेस का चल रहा है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो विक्टिम थी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी। सुनने पर घटना स्थल पर जाकर देखा तो एक्यूज ए भाग रहा था। एक्यूज ए था जो वो भाग रहा था और उसने खुद के और एक्यूज के मध्य कोई विवाद होना नहीं बताया और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी रिबेटेबल रहा, इरिबेटेबल रहा। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उसने जो फैक्ट बोले उसको रिबट नहीं किया जा सका। या ये बात हमेशा लिखे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो स्टेटमेंट था वो रिबट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ही एविडेंस को ऊपर नीचे करता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में इरिबेटेबल रहा। किसी बात को लेकर रिबट हुआ है तो उस बात को मेंशन करें और उसको री एग्जामिनेशन में क्लेरिफाई करें। तो हमें री एग्जामिनेशन की स्टेज तक जाना ही नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कर दिया? इरिबेटेबल रहा। फिर PW3 कौन आया? PW3 आया, इसको वो नाम दिया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। उसने बताया कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट है वो पेश की गई। सारा मामला ठीक तरह से उसने इन्वेस्टिगेशन किया। ये एक लाइन में लिख दें कि अनुसंधान अधिकारियों ने संपूर्ण अनुसंधान को विधि के अनुकूल होना बताया। यहां प्रोसिक्यूशन का एविडेंस समाप्त किया जाता है। क्या लिखेंगे कि अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है। अभियोजन ने और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा और अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है, एंड किया जाता है, ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है 313 के स्टेटमेंट, ठीक है। 313 के स्टेटमेंट वही करवाने कि एक्यूज ए ने 313 की अनुपालना में अभियोजन साक्ष्य में जो भी सर्कमस्टांसेज उसके सामने आई उनको क्लेरिफाई करने के लिए खुद का डिफेंस करने के का अवसर उसको उपलब्ध कराया गया और उसने संपूर्ण प्रोसिक्यूशन एविडेंस को झूठा बताया और वही कि हमारी पुरानी दुश्मनी से प्रेरित होकर ये झूठी एफआईआर करवाई गई है और टोटल प्रोसीडिंग ही झूठी है। मैंने किसी प्रकार का कोई एविडेंस कोई किसी प्रकार का कोई अफेंस नहीं किया। और इसके बाद क्या करेंगे? डिफेंस एविडेंस पर आ जाएंगे। डिफेंस एविडेंस, डिफेंस एविडेंस में DW1 में किसी को पेश करवाना है क्या? क्योंकि पेश तो करवाना चाहिए, करवाएं नहीं करवाएं। कन्विक्ट करना है तो सामान्य रूप से आपको समय बचाने के लिए पेश नहीं करवाना, फिर भी पेश करवाना है तो क्या करवाएं? DW1 में खुद को पेश करवा दो या तो एक्यूज को। एक्यूज खुद 315 की एग्जामिनेशन के लिए उसने एप्लीकेशन दी और खुद विटनेस बन के आया DW1 में और एक्यूज ने वही बताया कि हमारे बीच में विवाद था उस कारण हुआ। पर वो तो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में बता ही दिया कि विवाद था और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया विक्टिम ने कि विवाद तो था 10 साल पुराना। तो यहां हमें DW1 के रूप में एक्यूज का तो एग्जामिनेशन नहीं करवाना, किसी और का करवा देते हैं। कोई भी करवा दिया, जैसे कोई भी गवाह करवा दिया कि ये DW1 में
एक्स नामक व्यक्ति का साक्ष्य करवाया और उसने किसको, एक्यूज को, एक्यूज का नाम क्या था, पी, सॉरी, एक्यूज का नाम था ए। तो एक्यूज ए को गुड करेक्टर का पर्सन बताया। कहां रिलेवेंट होता है गुड करेक्टर, एविडेंस एक्ट में। तो उसने क्या बताया एक्यूज को, एक्यूज ए बहुत अच्छे करेक्टर का व्यक्ति है, ये ऐसा अपराध तो कर ही नहीं सकता, किसी वुमन की मोडेस्टी को आउटरीच करने वाला अपराध तो कर ही नहीं सकता। और साथ ही कहा कि जो ये प्रो विक्टिम है पी, ये बेड करेक्टर की महिला है या करेक्टर लेस महिला है। अब आप कहोगे सर ये तो अलाउ ही नहीं है, ऐसा तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि एविडेंस मना करता है। एविडेंस मना करता है किस बात के लिए, कि बेड करेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। बाकी एविडेंस तो दे ही सकता है ना, एक्यूज आके बोल रहा है कि महिला बुरे करेक्टर की है, ये बात तो बोल देगा। पर हम एज एविडेंस जब एविडेंस का एप्रिसिएशन करेंगे वहां इसको रिलेवेंट नहीं बताकर हटा देंगे। अभी तो स्टेटमेंट लिख लें, DW1 में स्टेटमेंट तो लिखेंगे कि उसने, जो एक्यूज ए है उसको तो बहुत अच्छे करेक्टर का व्यक्ति बताया और महिला पी को बुरे करेक्टर का महिला बताते हुए चरित्रहीन बताया और पूरे मामले को झूठा बताया। ये एक एविडेंस DW1 के रूप में करा। आमतौर पे कन्विक्शन करना है, नहीं कराना चाहिए, फिर भी कराया तो जैसे मैंने गुड करेक्टर के ऊपर करा दिया, क्योंकि यहाँ एविडेंस के एप्रिसिएशन में इसको उड़ा देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो है नहीं। मैं कहूं कि मोदी जी गुड करेक्टर के व्यक्ति हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस थोड़ी है। आप मामला देखेंगे, समझेंगे, उनका क्रिमिनल बैक मामले उठा के देखेंगे, वहां से पता लगेगा करेक्टर कैसा है, करेक्टर नहीं है, गुड करेक्टर है, बैड करेक्टर है। तो हमें केवल एविडेंस शो करना है और बेड करेक्टर रिलेवेंट नहीं होता, ये हम एप्रिसिएशन की स्टेज पे हटा देंगे कि बेड करेक्टर रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, और यहां पर बंद कर देंगे कि डिफेंस एविडेंस को क्लोज किया जाता है। क्या लिखेंगे यहां पर, डिफेंस एविडेंस को क्लोज किया जाता है। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, 313 का एग्जामिनेशन हो गया, डिफेंस एविडेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी कि न्यायालय प्रोसिक्यूशन एविडेंस को, डिफेंस एविडेंस को देखेगा और जो डॉक्यूमेंट उसके सामने चार्जशीट और डॉक्यूमेंट है उन सब का ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड फ्रेम करेगा। कौन सा, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड। कि उसके सामने अब क्वेश्चन क्या है इस एविडेंस, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड फ्रेम करेगा। क्या होगा क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड, कि चलो एक चीज पे जो एक्यूज ने पुलिस पे तो विवाद नहीं है। देखो अब विवाद किस किस बात पे है, कि महिला कह रही है कि उसके साथ किस करने का प्रयास हुआ, और ये कह रहा है, यहां तो मैं लिख देता हूं विक्टिम, विक्टिम क्या कह रही है, प्रोसिक्यूशन पी बोल रहे थे विक्टिम को, और यहाँ एक्यूज लिख देता हूं। तो विक्टिम तो कह रही मेरे साथ किस करने का प्रयास किया, और यह क्या कह रहा है कि मैंने तो कोई किस ही नहीं किया, ये पूरा मामला फाल्स है। तो एक तो किस करने पे विवाद है कि क्या किस किया या नहीं किया। फिर दूसरा, इसके घर में घुसा था, तो ये किस अगर किया है तो घर में घुसा ही था, तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं करना। ठीक है, उसके हाउस में घुसकर ट्रेसपास किया था, ये तो जब किस किया है अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि उसके किचन में घुस के किस किया है तो हाउस ट्रेसपास साबित हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो फ्रेम करना बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। या एक ही क्वेश्चन में इसके अंदर ही कर देंगे कि क्या घर में घुसकर किस करने का प्रयास किया, इसी को क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बना देंगे। और कोई विवाद था क्या, हाँ एक्यूज कह रहा था कि हमारे बीच में ओल्ड डिस्प्यूट था, पर इसको तो यहां पर इसने एक्सेप्ट कर लिया कि था तो सही, तो ये तो क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो एक्सेप्ट ही कर लिया। क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड उदाहरण प्रश्न क्या होते हैं, कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जो बातें आई और एक्यूज का जो एविडेंस हुआ, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, उसके बाद में किस बात पर अब डिस्प्यूट रह गया, ओरिजिनल बात क्या है जो अभी तक साबित नहीं हुई साक्ष्य से। अब मुझे लगता है कि पूरे मामले में क्या क्वेश्चन डिटरमाइन करना चाहिए,
कि क्या अभियुक्त ए ने दिनांक 13/2/2003 को शाम 5 बजे से 7 बजे के मध्य पीड़िता पी के घर में घुसकर उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने का प्रयास किया? यदि हाँ तो अपराधी का आपराधिक दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी? यह हमारे सामने क्वेश्चन है। क्या डिटरमाइन किया मैंने क्वेश्चन? क्वेश्चन को पूरा तरीके से लिखें क्योंकि एक भी पार्ट पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन टू बी डिटरमाइन क्या है कि क्या अभियुक्त पी ने क्या अभियुक्त ए ने दिनांक 13/2/2003 को इवनिंग 5 से 7 के मध्य पीड़िता, ठीक है, पीड़िता पी के घर में घुसकर उसका हाथ पकड़कर, क्योंकि आपने ये बात नहीं लिखी कि हाथ पकड़कर किस किया, तो फिर हाथ पकड़ने वाली बात, क्रिमिनल फोर्स वाली बात बदल जाएगी तो हमें सेक्शंस भी बदलने पड़ सकते हैं एविडेंस के एप्रिसिएशन की स्टेज पर। तो उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने का प्रयास किया। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया और यहीं साथ में लिख दे यदि हाँ, अगर ऐसा है तो अभियुक्त का आपराधिक दायित्व, तो अभियुक्त ए का आपराधिक दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी। यहां पर ये हमने क्वेश्चन बना दिया। अब यहां क्या लिखेंगे? उपरोक्त प्रश्न पर या उपरोक्त औदार्य प्रश्न पर, उपरोक्त औदार्य प्रश्न पर साक्ष्य और विधि की विवेचना निम्न प्रकार है। विवेचना इस प्रकार है। क्या लिखा हमने कि जो ऊपर क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड है उस पर एविडेंस और लॉ का एप्रिसिएशन इस प्रकार है। क्या होगा एविडेंस का एप्रिसिएशन? यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। पहला, आपने चार्ज फ्रेमिंग सही देखो, 5 चीजें पूरे जजमेंट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसके द्वारा ट्राइबल है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम। दूसरा, किस सेक्शन के अंतर्गत अफेंस का चार्ज फ्रेमिंग कर रहे हो, वो सेक्शन ठीक होना चाहिए। तीसरा, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बहुत सही तरीके से बनना चाहिए, जो ये विवाद औदार्य प्रश्न है वो अच्छा बने। फोर्थ, एविडेंस का एप्रिसिएशन बहुत तरीके से होना चाहिए। और पांचवा, आपने जो सजा करी है वो प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन, और प्रोबेशन का फायदा देना है तो वो चीजें आपको ठीक करनी। साक्ष्य की विवेचना या एविडेंस का एप्रिसिएशन कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब मैं यहां पर बोलकर ही चर्चा करूंगा सारे मैटर पे, क्योंकि हम दोनों पक्षों में डिसाइड करने का मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम PW1 के विटनेस का करते हैं, जो विक्टिम है उसके विटनेस का। तो विक्टिम पी के विटनेस के अनुसार एक्यूज ए उसके घर में घुसकर उसका लज्जा भंग करने के आशय से, इंटेंशन टू आउटरेज इट मोडेस्टी के आशय से हाथ पकड़कर किस करने का प्रयास किया, जो आईपीसी के सेक्शन 354 और 451 का ऑफेंस है। ठीक है, ये उसके एविडेंस से साबित, एविडेंस से क्लियर हो रहा है, महिला के एविडेंस से। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एविडेंस इरिबेटेबल रहा है, इसलिए हमने इस एविडेंस को मेंशन किया कि ये इरिबेटेबल रहा है। केवल रिबट किस बात पे हुई है कि मेरे पति में और एक्यूज के बीच में 10 साल पुराना विवाद था। तो हमने क्या लिखा कि विक्टिम पी है, उसके साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त ए ने उसके घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग करने, आउटरेज इन मॉडेस्टी के इंटेंशन से उसका हाथ पकड़ा है और उसको किस करने का प्रयास किया, जो आईपीसी की धारा 354 451 का अपराध है। और निरपेक्ष साक्षी टीनेट
निरपेक्ष साक्षी मतलब स्वतंत्र साक्षी है, वॉलेंट्री विटनेस है, किसी की पक्ष में उसका झुकाव नहीं है, तीनेंट है। तो तीनेंट के ने महिला PW1 के साक्ष्य की संपुष्टि करते हुए अभियुक्त को घटना स्थल से भागते हुए देखा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 8 के अंतर्गत सबसिक्वेंट कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट है। तो यहां हमने क्या किया, विटनेस का एविडेंस को क्रॉस नहीं हुआ था उसको एप्रिसिएशन में डाल दिया कि हम इस क्वेश्चन के ऊपर विटनेस का एविडेंस को बहुत ठीक पा रहे हैं, और उसके सपोर्ट में जो टीनेंट का एविडेंस है कि उसने भागते हुए देखा और वो भी इरिपिटेबल रहा, उसका एविडेंस भी यहां पर ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत अभियुक्त के सबसिक्वेंट कंडक्ट को शो कर रहा। फिर अभियुक्त उस वक्त चिल्लाई जब उसको किस करने का प्रयास किया, तो अभी जो विक्टिम थी वो चिल्लाई, तो विक्टिम का चिल्लाना और उसी समय टीनेंट के का भागकर घटना स्थल पर पहुंचना रेप जेफ्ट के अंतर्गत रिलेवेंट है। ठीक है, तो यहां आप लिखो, साथ में सेक्शनों को हमेशा लिखना चाहिए कि घटना के समय अभियोक्त्री का चिल्लाना और किराएदार के का घटना स्थल पर पहुंचना और अभियुक्त को भागते हुए देखना इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 6 के अंतर्गत रेप जेफ्टे के रूप में सुसंगत है। फिर प्रोसिक्यूशन, फिर क्या है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि उसके पति और एक्यूज के मध्य 10 साल पुराना विवाद था। 10 साल पुराना विवाद था, मैंने यहां 10 साल इसलिए लिखा क्योंकि हमें कन्विक्ट करने का हम मानस बनाकर ही प्रॉब्लम में आगे बढ़े थे। अगर हमें एक्विटल करना है तो उस पर भी अभी एविडेंस का एप्रिसिएशन करूंगा। ठीक है, तो कन्विक्ट करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या लिखेंगे कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में फैक्ट आया निकलकर, उसको PW1 ने एक्सेप्ट किया कि मेरे पति और इस व्यक्ति के मध्य 10 ईयर ओल्ड डिस्प्यूट था, और डिस्प्यूट मेरे पति के एविडेंस देने को लेकर था, जो डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं था। मेरे पति में और उस व्यक्ति में डायरेक्ट किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है, और 10 साल पुराना झगड़ा है, और 10 साल पुराने झगड़े के लिए आज मैं FIR क्यों कराऊंगी, उसने ये तर्क दिया। ठीक है, एविडेंस में, हमें एविडेंस में लिखा नहीं पर या एप्रिसिएशन में इस बात को लिखेंगे कि महिला के पति और एक्यूज के बीच में 10 साल पुराना विवाद है और डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि महिला के पति ने एविडेंस दिया था उसके विरुद्ध, तो एविडेंस देना डायरेक्ट डिस्प्यूट की श्रेणी में तो आता नहीं। 107 116 की कार्रवाई में 10 साल पुराना एविडेंस दिया तो डायरेक्ट डिस्प्यूट है नहीं, तो डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं है तो वो कोई आमने सामने का विवाद तो है नहीं कि झूठी FIR कराएगी। और 10 साल पुराना विवाद है, 10 साल पुराना विवाद है तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 148 का सहारा ले सकते हैं। 148 में क्या कहता है कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो समय में बहुत पुराने होने के कारण, समय में कालातीत होने के कारण एविडेंस को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते, तो उनको न्यायालय अलाउ नहीं करेगा या उनको वेटेज नहीं देगा एविडेंस में। तो यहां हम कह सकते हैं कि 10 साल पुराना विवाद था, आमने सामने का विवाद नहीं था उसके पति और एक्यूज में, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 148 के अंतर्गत समय तीत दुश्मनी होने के कारण, समय में बहुत पुरानी दुश्मनी होने के कारण वर्तमान साक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है। इतना पुराना एविडेंस झगड़े को आप वर्तमान एविडेंस पर इफेक्ट नहीं कर सकता, और वर्तमान का जो घटना हुई वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस इरिवेटेबल रहा है, तो उससे साबित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 10 साल पुराना विवाद है तो इतना लेट FIR क्यों कराएगी, और डायरेक्ट डिस्प्यूट तो था नहीं, तो इस आधार पे हमने वो जो 10 साल पुरानी बात है उसको 148 एविडेंस एक्ट के आधार पर, 148 एविडेंस एक्ट के आधार पर खारिज कर दिया। अब डिफेंस एविडेंस को भी हमें खारिज करना है। BW1 ने क्या कहा था कि मेरा व्यक्ति तो अच्छा, जो ये एक्यूज है वो तो गुड कैरेक्टर का है, तो गुड कैरेक्टर का है तो आप
ये बात रख सकते हो कि उसके अगेंस्ट तो 10 साल पहले 107 116 का एविडेंस चल रहा था। क्यों मैंने ये बात वहां पर लिखी? क्योंकि मुझे गुड करेक्टर के अगर बारे में देना था। अगर यहां भी नहीं देते तो सामान्य रूप से कि ये गुड करेक्टर का है, उसने सामान्य रूप से एविडेंस कहा पर इसको साबित नहीं किया किसी प्रकार से कि कैसे गुड करेक्टर का है। और चाहे तो आप बेड करेक्टर का कि इसके विरुद्ध चोरी का एक मामला चल रहा है या किसी महिला के विरुद्ध छेड़छाड़ का एक मामला चल रहा है, इसके आधार पर आप गुड करेक्टर के अगेंस्ट बेड करेक्टर का एविडेंस दे सकता है। पर मैंने मामले में 100 सीआरपीसी 107 116 की इंक्वायरी को शो किया, तो उसके आधार पर मैं बता दूंगा कि भाई एक्यूज गुड करेक्टर का नहीं है, बैड करेक्टर का है। दूसरी बात कि महिला करेक्टरलेस है और बेड करेक्टर की महिला है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 53A के अंतर्गत रिलेवेंट नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 53A कहता है ना कि महिला के करेक्टर को आप सम्मति के मुद्दे पर रिलेवेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहां पर 53A के अंतर्गत किसी महिला का बेड करेक्टर रिलेवेंट नहीं होता, उसके आधार पर आप 53A का डिफेंस लेकर हटा दो। अब अतः न्यायालय अब पूरा एविडेंस का एप्रिसिएशन कर दिया जितना भी आया, और वहां आपको प्रोसिक्यूशन एविडेंस 3 को भी साथ में लिख देना कि इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य साबित हुए, मौका मुआयना रिपोर्ट जिसको एग्जिबिट P2 बोला गया है, उससे भी घटना वो जो मौका मुआयना रिपोर्ट है उसको भी PW1 और PW2 ने दोनों ने अलग अलग साक्ष्य के द्वारा सही बताया है। अब क्या करेंगे? अतः न्यायालय उपरोक्त सभी साक्ष्य और विधि की विवेचना के आधार पर एक्यूज ए को आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए लज्जा भंग करने के आशय से और कारावास से दंडनीय अपराध करते हुए गृह विचार करने का दोषी पाता है। तो दोनों को बता दिया कि क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हुए किसी महिला की मोडेस्टी को आउटरेज करने का अपराध किया और कारावास से दंडनीय अपराध करने के पर्पज से किसी का हाउस ट्रेस पास किया, इन दोनों के अंतर्गत दोषी पाता है। अब आदेश पारित करेंगे, यह तो हमने एविडेंस के एप्रिसिएशन में लिखा है। अब करेंगे ऑर्डर पारित। ऑर्डर पारित कर दे। ऑर्डर में कुछ नहीं लिखना, ऑर्डर में लिख दिया कि न्यायालय अभियुक्त ए को आईपीसी की धारा 354 और धारा 451 का दोषी करार पाता है, का दोषी करार पाता है। ये हमने उसको कन्विक्ट कर दिया। यहां पे मेरा साइन और सील कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे? करार पा लिया तो अब दंड के प्रश्न पर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनने के लिए क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनने के लिए दंड के प्रश्न के पर सुनने के लिए स्थगन प्रदान किया जाता है, कार्रवाइयां रोक दी। अभियुक्त ने दंड के प्रश्न पर क्या बोला? परिवीक्षता की मांग की कि भाई परिवीक्षा की मांग की वजह मुझे, भाई आपने एक्विटल तो कर ही दिया पर परिवीक्षा की मांग की क्योंकि मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका लालन पालन मेरे से ही चलता है, तो आप मुझे परिवीक्षा का फायदा दें ताकि मैं उनका जीवन डिस्टर्ब ना। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये अपराध महिला के से संबंधित होने के कारण सभ्य समाज पर कलंक है। कोई भी अपराध महिला के अगेंस्ट है तो सभ्य समाज पर एक कलंक है, इसलिए इसको परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। अब कन्विक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया? अब सजा दे रहे हैं हम। यहां पर हम दंडादेश पारित कर रहे हैं। दंडादेश क्या होगा कि एक ही अभियुक्त है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अभियुक्त को आईपीसी के सेक्शन 354 के अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास और 7,000 रुपए जुर्माना
फिर दंडित करता है जुर्माना नहीं देने पर 1/4। ठीक है, 3 साल का 1/4 कर देंगे, 9 मंथ का लिख दो। दूसरा आईपीसी के सेक्शन 451 के अंतर्गत 1 साल तक का कारावास और 3,000 रुपए जुर्माना, हमने 3,000 रुपए फाइन। फाइन नहीं देने पर फिर 363 सीआरपीसी की अनुपालना में फ्री कॉपी दे दो दंडादेश की। और क्या करना है, 428 में सेट ऑफ कर दो। अगर प्रीवियस उसने कोई सजा जेल के अंदर समय बिताया है तो 428 में उसको सेट ऑफ कर दो ताबिल टेबल बना के। 437 में अपील कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने के लिए 6 महीने तक जो इन्फोर्सेबल बंद पत्र ले ला वो ले लो। तो पुराने सभी जमानत बंद पत्र वो चल के निरस्त कर दो, 437 का बॉन्ड पत्र ले लो। जेल वारंट तैयार कर दो, ऑर्डर कर दो कि जेल वारंट तैयार किया जाए और यहां पर साइन कर दो। और यहां लिख दो, आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांक इतने को खुले न्यायालय में सुनाया गया, और यहां पर वापस साइन किया जाता है। यहाँ साइन प्लस सील दोनों करना। ये पूरा मामला सेट हो गया। पर एविडेंस में अगर एक्विटल करना चाहते थे तो आपको, जब एविडेंस का एप्रिसिएशन कर रहे थे वहां क्या करना था कि महिला के पति और उसके मध्य विवाद हुआ था जो अभी 6 महीने पहले ही था, और 10 दिन पहले इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी भी हुई, और उसके पति ने धमकी दी थी कि तुम्हें तो बहुत जल्द जेल की हवा खिलाऊंगा। इस कारण ये पूरी कार्रवाई झूठी एफआईआर लॉन्च कराकर इनिशिएट की गई है। इस बात को आप एविडेंस के एप्रिसिएशन में रख दो। PW2 जो टीनेंट था उसने भागते हुए देखा, पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने पर, टीआईपी कराने पर वो एक्यूज को पहचान नहीं सका। इसके आधार पर एक्यूज की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तो यहां पर एक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, एक्विटल ही करेंगे इस आधार पर कि जब व्यक्ति की पहचान ही सुनिश्चित नहीं की जा सकी तो एक्विटल ही करना है। तो महिला का एविडेंस तो हमने इस आधार पर उड़ा दिया कि दोनों के मध्य विवाद था, करंट का विवाद था। 10 दिन पहले फिर पति के साथ कहा सुनी हुई और देख लेने की पति ने जेल की हवा खिलाने की धमकी दी, और वो बात और सामने रख दी कि भाई जो टीनेंट का एविडेंस था उसमें उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और यहां पर साथ में ही आपको किसी प्रकार का ये एविडेंस सफिशिएंट है, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है क्रिमिनल मामले में, तो आपने थोड़ा भी डाउट उत्पन्न कर दिया इसके आधार पर एक्विटल कर सकते हो। तो इस एविडेंस के एप्रिसिएशन के आधार पर कोई अपराध बनता नहीं पाया जाता और आप एक्विटल कर दोगे। एक्विटल के आदेश के बाद आपको आगे कोई आदेश नहीं करना, अभियुक्त को मुक्त किया जाता है। सभी बेल बॉन्ड मुकदमे, बेल बॉन्ड वगैरह निरस्त कर दी, और मामला अपील में जाना है तो 437 का बॉन्ड जरूर ले लेना। ठीक है, ये पूरा एविडेंस था इस मामले पे। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने दोनों प्रकार से इस मामले को सेट ऑफ किया। या तो आप एक्यूज के पक्ष में जाएं या आप प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जाएं, दोनों प्रकार से इस मामले को शो। पूरा प्रॉब्लम आपने पढ़ा, समझा, चीजें समझी होगी। नेक्स्ट क्लास में नई प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे, नई प्रॉब्लम आपको दे दूंगा, उसको डील करेंगे, सीखेंगे कि कैसे एविडेंस का एप्रिसिएशन। देखो फॉर्मेट फिक्स है, अब आपको लो फिलअप करना है उसको। कि होता क्या है कि एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में लो अप्लाई कर दो, ठीक है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सेक्शन डिसाइड करना है, किस सेक्शन का चार्ज लगना है, फिर किसके पक्ष में डिसाइड करना है वो आपको डिसाइड करना, ताकि एविडेंस का एप्रिसिएशन करने की स्टेज पर दिक्कत ना आए। तो ये चीजें थी, मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच। मेरा पूरा सिस्टम खराब चल रहा है, मैं किसी दूसरे के सिस्टम पे टेम्परेरी क्लास ले रहा हूं। तो जो सीआरपीसी की क्लास चल रही थी वो रुकी हुई है, और भी एपीओ वगैरह के लिए क्लासें लेनी है, सारी चीजें रुकी हुई है। 1-2 दिन में रिपेयर हो जाएगा तो कंटिन्यू क्लास, एक और क्लास बढ़ा दूंगा एपीओ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम फॉर मी।